गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपना लेसन है विश्व का इतिहास। लेसन नंबर 4 में देखिए आपके कुछ पार्ट हटा दिए गए हैं, इसलिए बच्चों विशेष तौर से आप इनके चिन्ह लगा लीजिए। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये हटाया गया है। फिर यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण ये भी हटा दिए गए हैं। जो 6 कारण दे रखे हैं वो 6 कारण हटा दिए गए हैं। इन हटाए गए कारणों को आप कुछ भी याद नहीं करना है, न पढ़ना है। इसमें छठा कारण है भाषा और लोक कथाओं का योगदान। ये कारण हटा दिए गए हैं। इस लेसन का प्रारंभ बच्चों, इसका प्रारंभ होता है औद्योगिक क्रांति। ये आपके लिया गया पार्ट है इस लेसन में से। कोरोना की वजह से आपके सिलेबस कम किया है, तो बच्चों विशेष ध्यान रखना है। यहाँ औद्योगिक क्रांति से आप निशान लगा लीजिए। इसमें देखिए विस्तार से हम चर्चा करेंगे औद्योगिक क्रांति क्या है, कि उद्योगों में जो नया बदलाव आया, नया परिवर्तन आया, नई मशीनों को काम में लिया गया, उसी को औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो दुनिया में औद्योगिक क्रांति यूरोप महाद्वीप में हुई, जिसमें विस्तार से देखिए मानव सभ्यता के आरंभ से 19वीं सदी पूर्व तक दुनिया का सारा कामकाज सामान्यतः हस्तचलित औजारों के द्वारा ही किया जाता था। पहले हाथ के द्वारा ही काम किया जाता था। हाथ से बनाए गए औजारों से ही उद्योगों में काम में लिया जाता था। मानव ने ऊर्जा के कई नए स्रोतों को खोज किए। इनके उपयोग से उसकी कार्य शक्ति को कोई सीमा नहीं रही है। वाष्प शक्ति, विद्युत ज्वलन, गैस आदि क्षेत्र में मानव के बढ़ते चरण थे, जिसकी परिणति अणु ऊर्जा के आविष्कार में हुई। तो ये औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ है। औद्योगिक क्रांति का शुरुआत इस लेसन में हुई है बच्चों। तो देखिए विस्तार से इसमें आगे बताया है कि स्तंभ बिना जंग लगे खड़ा है। जहां पीछे इसका वर्णन किया गया है, वर्णन में कहा गया है कि दुनिया में भारत कुटीर उद्योगों से संपन्न ऐसा देश है जहां अति प्राचीन काल में लोहा भट्टियों से उच्च स्तर का इस्पात तैयार होता था। इसका ज्वलन उदाहरण है दिल्ली का लोहा स्तंभ। सब जानते हो आप, दिल्ली का लोहा स्तंभ। यानी ये बताता है, ये दर्शाता है हमें कि हमारे भारत में लोहा उद्योग पहले ही विकसित हो चुका था, जिसको हमने उद्योगों के बारे में पढ़ा है, लोहा इस्पात उद्योग। बच्चों आपको ये भी पता है कि अपना लेसन, ये लेसन नंबर 4 पूरा होते ही अपने एसएसटी का सिलेबस पूरा करवा दिया है मैंने। अब इसके बाद में रिवीजन होगा, उसमें आप पूरी तरह से वीडियो को देखिए और पूरी तरह से परिभाषाओं को अच्छी तरीके से याद कीजिए। अब जिस लेसन में जो पार्ट हटा दिया गया है मैं आपको बता दूंगा, उसमें आप उसको क्रॉस का चिन्ह लगा लीजिए, उसको याद नहीं करना है। तो भारत में यह पता चलता है कि दिल्ली का लोहा स्तंभ ये बताता है कि भारत में उद्योगों में परिवर्तन हुआ। वैसे ही दुनिया में जो हाथ से औजार बना करके उद्योगों में काम में लिया जाता था, अब मशीनों के द्वारा काम होने लग गया। तो देखिए जिसमें कृषि की उन्नत किस्में एवं बदलकर तथा मिश्रित कृषि भारत की ही देन है। बांध एवं सेतु, जो बांध बनाए गए हैं जहां नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, इनका निर्माण भारत की दुनिया को दिशा देने वाली एवं उद्योगों को आधारभूत ढांचा स्तंभ कराने में अग्रणी भूमिका है। हजारों वर्ष पूर्व श्रीलंका एवं भारत के बीच बनाया गया राम सेतु, जो भगवान श्री राम ने बनाया था रावण से युद्ध करने के लिए, वो एक इसका उदाहरण है, जिसके निर्माण की विधि हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। वर्तमान में 19वीं शताब्दी से पूर्व कृषि उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य की उत्तम व्यवस्था भारत में वर्षों पूर्व विद्यमान रही है, जबकि दुनिया में तथाकथित हजारों विकसित राष्ट्रों द्वारा 19वीं सदी से नए प्रयोग प्रारंभ किए गए। ये बताया जाता है कि 19वीं शताब्दी में आते आते यूरोप महाद्वीप में अधिकतर देशों ने नए नए प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए उद्योगों में। तो देखिए औद्योगिक क्रांति का अर्थ के रूप में बताया है। इसके अलग अलग प्रकार के अर्थ हैं। औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य यानी उत्पादन प्रणाली में हुए उन आधारभूत परिवर्तनों से हैं जिनके फलस्वरूप जन संसाधनों को अपने परंपरागत कृषि व्यवसाय एवं घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के वर्त उद्योगों में काम करने तथा यातायात के नवीन साधनों के प्रयोग का अवसर मिला है।
औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों में फ्रांस से जॉर्जिस मिशले और जर्मनी काइड्रिक एंजेम द्वारा किया गया था। अर्नोल्ड टाइनेमी ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में यह स्पष्ट किया कि औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं है, वर्ण विकास की सतत प्रक्रिया है। तो औद्योगिक क्रांति का ये भी एक परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें अर्नोल्ड टाइनेमी ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसमें औद्योगिक क्रांति का अर्थ बताया कि ये कोई एक आकस्मिक घटना नहीं है, वर्ण विकास की सतत प्रक्रिया है, यानी लगातार प्रक्रिया है। इतिहासकार G.W. साउथगेट ने भी औद्योगिक क्रांति की एक नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन था जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम लिया जाने लगा तथा औद्योगिक संगठनों में परिवर्तन हुआ। घरों में उद्योग चलाने की अपेक्षा कारखानों में काम होने लगा। पहले जो है घरों में ही छोटे छोटे उद्योग लगाए जाते थे, अब बड़े उद्योग कारखानों में लगाना प्रारंभ हो गया। इतिहासकार C.D. हिजन का मत है कि कुटीर उद्योग का मशीनीकरण औद्योगिक क्रांति है। और डेविज के अनुसार औद्योगिक क्रांति की एक नई परिभाषा दी। औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया था कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपायों को त्याग कर विस्तृत रूप से कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। इसी तरह से एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेस, इसने एक नई परिभाषा दी। आर्ट के अनुसार आर्थिक और तकनीकी विकास जो 18वीं शताब्दी में अधिक सशक्त और तीव्र हो गया था, जिसके फलस्वरूप आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ, जिसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। तो ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेस की दी गई परिभाषा भी हम लिख सकते हैं कि आर्थिक तकनीकी और विकास के लिए 18वीं शताब्दी शुरू होती है 1701 से लेकर के 1799 के वर्ष 18वीं शताब्दी के वर्ष कहलाते हैं। तो उन वर्षों में ये कहते हैं कि इतना सशक्त और तीव्र परिवर्तन हुआ जिसके कारण से नए उद्योगों का जन्म हुआ और औद्योगिक क्रांति कहलाई। हम ये कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ उस आर्थिक व्यवस्था से है जो परंपरागत कम उत्पादन और विकास की निम्न अवस्था से निकलकर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित होती है, जिसमें अधिक उत्पादन, जीवन का रहन सहन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। ये सबको पता है कि उद्योग खुले तो लोगों की परिवर्तन के रूप में उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि उद्योगों में उनको रोजगार मिलने लग गया और उत्पादन दर निरंतर बढ़ती रही। उत्पादन भी धीरे धीरे बढ़ता रहा क्योंकि मशीनें तेज गति से उत्पादन करने लग गई, जिसका मनुष्य, समाज और राज्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि जब वस्तुएं ज्यादा बनाई जाएगी, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, तो राज्य पर काफी प्रभाव पड़ेगा। राज्य का मतलब देश पर। क्यों? क्योंकि देश की जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश विकास की ओर अग्रसर होगा। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तन, ये हम भली भांति जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति में क्या क्या परिवर्तन हुए। ये साधारणतः हमें विस्तार से पढ़ने की बजाय हमें ये पता लग जाएगा कि औद्योगिक क्रांति होने से लोगों को रोजगार मिलने लग गया। जो हाथ से काम होता था वो काम मशीनों से होने लग गया। कम उत्पादन होता था वो मशीनों से उत्पादन ज्यादा होने लग गया। लोगों को रोजगार मिलने लग गया और जो इस्पात के कारखाने थे वो नई नई तकनीक से खोले जाने लगे, जिससे उत्पादन और भी बढ़ने लग गया। अब आपको पता है, रोजगार जब अधिक मिलने लग गया तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। प्रति व्यक्ति आय बढ़ते ही देश की राष्ट्रीय आय बढ़ने लग गई और राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो देश विकास की ओर अग्रसर होता है। यही बातें दी गई है, देखिए आप विस्तार से, कि उत्पादन के लिए जो कार्य पहले हाथ से किए जाते थे अब शक्ति चालित यंत्रों से किए जाने लगे। कि जो काम पहले हाथों से होता था वो यंत्रों के द्वारा मशीनी कार्य हो गया। इस्पात की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए इस्पात बनाने के कारखाने खोले जाने लगे, क्योंकि लोहे की आवश्यकता बढ़ने लग गई तो लोहे के जो कारखाने बनाए जाते थे अब इस्पात की पूर्ति करने लगे।
कृषि कार्यों में शक्ति चालित मशीनों का प्रयोग होने के कारण छोटे छोटे खेतों के स्थान पर बड़े बड़े फार्मों में खेती की जाने लगी। ये भी बात सही है कि पहले किसान किसी बैल या ऊंट से एक हल चलाता था तो उसमें ज्यादा खेत नहीं बो सकता था, इसलिए जैसे ही मशीनें आई ट्रैक्टर के माध्यम से वह बड़े बड़े खेतों को जोतने लग गया। पूंजी का उपयोग बढ़ने के कारण बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ और वाष्प चालित इंजन और यंत्र चालित जहाजों के यातायात से आमूल परिवर्तन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। ये सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसलिए वृद्धि हुई क्योंकि बड़े बड़े जहाजों का निर्माण और तेज गति से होने लग गया, जहाज मशीनीकृत हो गए और तेज गति से व्यापार बढ़ने लग गया। तो व्यापार तंत्र का विकास हुआ। कम मानव श्रम एवं अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया कि अब मानव कम मेहनत करने लग गया और अधिक उत्पादन करने लग गया क्योंकि मशीनों का युग आ गया। फिर दिया है औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही प्रारंभ की हुई। देखिए इसके बहुत से बिंदु हैं। इंग्लैंड का प्रारंभ होने के क्या क्या कारण है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि इंग्लैंड एक ऐसा देश था जो सब देशों पर राज किया, सब देशों पर उपनिवेश बसाए उसने। उपनिवेश बसाने के साथ साथ ही उसके पास लोहे का, जो आप जानते हो कि हमने लोहा जो अयस्क है वो काफी उपलब्ध है इंग्लैंड के अंदर। लोहे की खाने हैं वहाँ जिसको हम लोहा अयस्क के नाम से जानते हैं। जैसे हमने पढ़ा है लोहा अयस्क 5 प्रकार का होता है, आपको याद है 5 प्रकार कौन कौन से हैं? जहाँ हमने पढ़ा था सबसे सर्वोत्तम मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडोराइट और लेटेराइट। ये 5 प्रकार हैं, आपको दोहरान करने में सही सूटेबल होता है। आप याद करते हो तो हमेशा याद रहते हैं। तो ये सारे प्रकार इंग्लैंड में उपलब्ध थे लोहा अयस्क के। और ये भी बताया जाता है कि वहाँ कोयले की खानें पास पास ही थी और उपभोग भी होता था। जितना लोहा बनाया जाता था उसको लोग काम में लेते थे और वहाँ अच्छे कुशल कारीगर थे। और उस समय कुशल कारीगर के साथ साथ ही वहां उसके पास पूंजी भी थी इंग्लैंड के पास। और पूंजी होने के साथ साथ भौगोलिक स्थिति अच्छी थी इंग्लैंड की, क्योंकि चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है इंग्लैंड, इसलिए कोई दूसरा देश उद्योगों पर नष्ट नहीं कर सकता था या देश आक्रमण नहीं कर सकता था। ये भी एक प्रमुख बात रही है। वैज्ञानिक जो थे वहां के, उन वैज्ञानिकों को सरकार प्रोत्साहित करती थी, इसलिए वैज्ञानिकों में नई नई खोज करने की होड़ थी। इस कारण से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कई कारण पढ़ेंगे हम, ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इंग्लैंड पहला देश था जिसमें औद्योगिक क्रांति हुई। यानी औद्योगिक क्रांति का अर्थ है अधिक से अधिक उद्योगों का खुलना ही औद्योगिक क्रांति कहलाती है, या अधिक से अधिक पुराने उद्योगों से नए मशीनी युग का खोलना औद्योगिकरण कहलाता है। तो देखिए औद्योगिकरण सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है। औद्योगिकरण किसे कहते हैं? जिसको औद्योगिक क्रांति भी कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहो या औद्योगिकरण कहो, तो उसको हम कह सकते हैं अधिक से अधिक उद्योगों का खुलना ही औद्योगिकरण कहलाता है। जिसमें पहला देश था इंग्लैंड, जहां सबसे पहले आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव किया गया। इंग्लैंड में यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा अनेक ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने औद्योगिकरण क्रांति को इंग्लैंड में सबसे पहले प्रारंभ किया। कि यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या ज्यादा है, छोटे छोटे देश हैं, तो यूरोप महाद्वीप में इंग्लैंड को ही सहेरिया जाता है। इसके वहां विकास होने के, प्रारंभ होने के बिंदु हैं। जैसे पहला है इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य, क्योंकि इंग्लैंड 18वीं सदी के औपनिवेशिक साम्राज्य में कच्चा माल व अन्य बाजार उपलब्ध हुए, जबकि यूरोप के अन्य देशों के पास ऐसी कोई किसी भी प्रकार से उपनिवेश नहीं थे। इंग्लैंड के पास उपनिवेश ज्यादा थे। उपनिवेश का अर्थ है, आप जानते हो उपनिवेश का अर्थ दूसरे देशों पर राज करना। तो इंग्लैंड अधिकतर देशों पर शासन करता था। लोहे और कोयले की खाने वहां पास पास होना। इंग्लैंड लोहे और कोयले की खाने पास पास होने के कारण वहां पर पक्का जो लोहा था निर्माण में अधिक सुविधा हुई। मशीनों के निर्माण के लिए भी वहां पर लोहा आवश्यक था। उपयोग के अनुरूप उत्पादन। फ्रांस का निर्यात
और व्यापार उस कोटि की विलासी वस्तुओं का था। विलासी वस्तुओं को उपभोग हमेशा सीमित रहता है, इसलिए इंग्लैंड का निर्यात उन वस्तुओं का था जिनकी जरूरत बड़ी मात्रा में रहती थी। इंग्लैंड का विश्वास था कि यदि उन्हें और अधिक सस्ता साधन खोजे जाए तो इनका बाजार और बढ़ सकता है। इनमें इंग्लैंड उन तरीकों को अपनाने के लिए तैयार था जिनसे बड़ी मात्रा में उत्पादन संभव हो सके। इस कारण से इंग्लैंड में विकसित होने का कारण है उद्योगों का ज्यादा खुलना। इसी तरह से है अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। वहां इंग्लैंड में ज्यादा कारीगर थे। जब इंग्लैंड सामंती व्यवस्था भंग हुई तो बड़ी संख्या में अर्धकुशल कारीगर शहरों में जा बसे थे। जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई तब ये अर्धकुशल कारीगर नई मशीनों पर काम करने के लिए उपलब्ध हो गए। जो हाथ से काम करते थे कुटीर उद्योगों में, वे लोग इंग्लैंड के शहरों में जाकर के बस गए थे। तो जैसे ही मशीनों का नया काम शुरू हुआ तो वे लोग मशीनों को चलाने लग गए। फ्रांसीसी क्रांति एवं युद्ध। फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन ने युद्धों में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। युद्ध के दिनों में इंग्लैंड को अपने सैनिकों व अपने साथी देशों के सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन के तरीकों में सुधार करने की आवश्यकता पड़ी। पूंजी की उपलब्धता, पूंजी थी, धन था। तो यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इंग्लैंड के पास बड़े बड़े कारखाने लगाने के लिए पूंजी उपलब्ध थी। तत्कालीन परिस्थितियां पूंजी संग्रहण था उसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल थी। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के उद्योगपतियों को ऋण प्राप्त करने तथा पूंजी जमा करने की सुविधा भी मिल गई थी। इसी तरह 7वां बिंदु है इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक नीति। क्योंकि इंग्लैंड चारों ओर से समुद्र की सीमा होने से बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित होने के कारण युद्ध जनित हानियों से बचा रहा। कोई भी देश उस पर आक्रमण नहीं कर सकता था क्योंकि उसके चारों ओर समुद्री सीमा थी, इसलिए उसके उद्योग विकसित होते चले गए, अपना औद्योगिक विकास कर सका। नेक्स्ट है 8वां बिंदु, इंग्लैंड में हुई कृषि क्रांति ने भी औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया क्योंकि कृषि के कार्य में नई मशीनें आ गई जिसके कारण से और भी विकास होने लग गए। वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन कि इंग्लैंड देश एक ऐसा था कि यूरोप महाद्वीप के देशों में से इंग्लैंड के वैज्ञानिकों को अच्छी राशि इनाम में दी जाती थी जब कोई नई आविष्कार करते थे। इंग्लैंड यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा वैज्ञानिकों को राजनीतिक एवं महजबी हस्तक्षेप से अधिक मुक्त रखता था। महजबी यानी धर्म, और राजनीतिक यानी राजनीति में उनको विकास करने के लिए किसी प्रकार से बाध्य नहीं करते थे और किसी भी धर्म का वैज्ञानिक हो उन सबको अधिक मुक्त रखता था, आजाद रखता था। वैज्ञानिक संस्थाओं को अधिक प्रोत्साहन देता था जिससे इंग्लैंड में वैज्ञानिक आविष्कार अधिक हुए कि जो भी वैज्ञानिक आविष्कार करता था उसको बहुत मोटी रकम से प्रोत्साहित किया जाता था जिनसे उनमें आपसी होड़ थी। तो बच्चों ये थी कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के प्रारंभ क्यों हुए, इसके 9 बिंदु महत्वपूर्ण है। या औद्योगिक क्रांति में होने वाले परिवर्तन क्या हुए, उद्योगों के आने में क्या क्या परिवर्तन हुए, ये बिंदु भी महत्वपूर्ण है। और एक बिंदु था औद्योगिक क्रांति का अर्थ बताइए। तो बच्चों ये आपको बहुत ही सरल पॉइंट छोड़े हैं इसमें, इसलिए आपको अच्छे अंक लाने हैं तो इनको याद करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बिंदु आपका जो है औद्योगिक क्रांति के समय क्षेत्रों में हुए आविष्कार कि कौन कौन से क्षेत्रों में आविष्कार हुए, कृषि के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुआ, उद्योगों में क्या क्या परिवर्तन हुआ, कैसे लोहे की प्रगलन भट्टी का आविष्कार हुआ, इन सब का वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।